नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका विवेकानंदा इंग्लिश क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, रिसेंटली मैं बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित वीडियो टाइम टू टाइम आप सबके बीच लेकर आता रहता हूं और इसी कड़ी में आज फिर से मैं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर आप सबके बीच डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें एनर्जी मिले और मैं आप सबके लिए इसी तरह का यूजफुल वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी से दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। दोनों कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में भारी गिरावट आई है, कथन ए है। और कथन बी में लिखा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब इसका ए, बी, सी और डी ऑप्शन में निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष ऑप्शन ए में लिखा है यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका प्रभाव है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका प्रभाव है। सी में लिखा हुआ है यदि कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। और डी में लिखा हुआ है यदि कथन ए और बी दोनों किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। तो जैसा कि कथन से स्पष्ट है दोस्तों कि एक में पूछता है कि फल की कीमत में गिरावट आई है और दूसरे में लिख रहा है कथन में कि खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि हुई है। तो इन दोनों का कहीं से भी कोई लिंक नहीं है। एक फल है, एक खाद्यान्न है, एक में गिरावट आया है और एक में वृद्धि हुई है, तो इसका कहीं से कोई लिंक नहीं है। और जब दोनों में कोई लिंक नहीं है तो ऐसे कथन को हम लोग स्वतंत्र कारणों के प्रभाव कहते हैं। और इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों वो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40 को पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 को पढ़ लेते हैं हम लोग दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 में हम देखते हैं, निर्देश सबसे पहले पढ़ लेता हूँ। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है, फिर उसके नीचे दो अनुमान है जिन्हें क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दिए गए अनुमान के आधार पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सा अनुमान कथन में अंतर्निहित है। और देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कथन दिया है 5 या उससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना वांछनीय है। अनुमान में दिया है इस उम्र में बच्चे उपयुक्त विकास के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। और अनुमान दूसरा में दिया गया है कि स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देता है। और उसके बाद ऑप्शन दिया है ए में दिया है कि यदि केवल, तो देखिए सबसे पहले इस पर विचार कर लेते हैं हम लोग कथन का जो अनुमान है। तो 5 वर्ष उम्र, ऑब्वियस सी बात है कि 5 वर्ष की उम्र में बच्चे सीखने के लायक हो जाते हैं, वो मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं, वो शब्दों को समझने लगते हैं। तो बेशक कथन एक सही है। और दूसरा नंबर जो है कि स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं देता है, ये गलत है। क्योंकि कोई भी स्कूल में ये नियम नहीं है कि 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र का बच्चा हो गया तो उसको स्कूल में जो है नामांकन नहीं दिया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों कि आपका जो 1 नंबर कथन सही, अनुमान सही है और 2 नंबर गलत है। तो आपका यहाँ
केवल एक अनुमान अंतर्निहित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला 41 नंबर पढ़ लेते हैं। कथन ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी चेतावनी लिखा हुआ है ट्रेन के कंपार्टमेंट में जिसमें हम लोग बैठते हैं, जिसको कोच भी बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचें, और उसी के बगल में लिखा हुआ है अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपया दंड देना। अब देखिए अनुमान में क्या लिखा है, कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कभी कभार अनुचित प्रयोग भी करते हैं। और कथन दूसरा में लिखा है कुछ विशेष अवसर पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। कुछ विशेष अवसर, सपोज कीजिए किसी का कोई महत्वपूर्ण सामान गिर गया या कोई व्यक्ति गिर गया, तो इमरजेंसी पीरियड में जो है ट्रेन को रोकने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी सही है। तो जब दोनों सही है दोस्तों, तो ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं 42 नंबर। देखिए 42 में क्या लिखा हुआ है। ये जो है बेसिकली आपका सिलोजिज्म, रीजनिंग का एक पार्ट है सिलोजिज्म, उसी से ये दोनों प्रश्न है। निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन और 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य तथ्यों से अलग ही क्यों ना हो, यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है। देखिए 42 नंबर में जो लिखा हुआ है, कथन में दिया है सभी चूहे बिल्ली है। तो इसका कुछ डायग्राम मैं चाहता हूँ ड्रॉ करूँ। तो मैं एक पेज जोड़ना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एक पेज जोड़ना चाहता हूँ। चलिए, तो कहता है कुछ सभी चूहे बिल्ली है और सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो चलिए सभी चूहे, तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे और चूहे, सभी चूहे बिल्लियाँ है, ऐसे करके लिखेंगे। और सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियाँ क्या है, कुत्ते हैं। अब चलिए अब देख लेते हैं। अब निष्कर्ष में दिया है कुछ कुत्ते चूहे हैं और कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो बेशक बात है बाहर से अंदर की ओर, जब सभी चूहे बिल्ली है तो कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो कथन 1 जो है वो सही है, कथन 1 सही है। और कथन 2 में क्या लिखा है सो देख लीजिए दोस्तों। कथन 2 में निष्कर्ष 2 में कहता है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, बाहर से अंदर की ओर होता है, तो कुछ कुत्ते भी बिल्लियाँ हैं। दोनों कथन सही है। तो इस आधार पर आपका सी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यदि 1 और 2 दोनों तर्कसंगत हैं। चलिए 43 नंबर का पढ़ लेते हैं। सभी मुर्गियां चिड़िया हैं और कुछ बकरियां चिड़िया हैं। चलिए इसका भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सभी मुर्गियां चिड़िया हैं और कुछ बकरियां चिड़िया हैं। तो इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पेज और जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। सभी मुर्गियां, तो चलिए मुर्गी लिख लिए, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, चिड़िया हैं, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं और कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां मुर्गियां हैं। अब कुछ बकरियां मुर्गियां तो ऐसे बनेगा, कुछ बकरियां तो अब कुछ बकरियां, तो देख लीजिए अब क्या पूछता है। ये डायग्राम मेरा बन गया। प्रश्न का निष्कर्ष में दिया है कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां मुर्गियां हैं। तो देख लीजिए कुछ बकरियां, देख रहे हैं कुछ बकरियां मुर्गियां हैं, तो कुछ बकरियां चिड़िया भी होगा। तो यदि कुछ मुर्गियां बकरियां हैं, ये तो है,
तो फिर इधर से इसमें भी मेरा ये आता है ये पार्ट, तो इसमें चिड़िया का पार्ट आता है। तो कुछ चिड़िया बकरियां हैं और कुछ बकरियां चिड़िया हैं। तो कथन एक आपका सही है, कथन एक सही है। और आगे देखते हैं, कुछ बकरियां चिड़िया सही है। और दूसरा में हू बहू उठा कर दे दिया है, सभी मुर्गियां चिड़िया हैं, सभी मुर्गियां। तो दूसरा हमारा तर्क संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि हू बहू उठा कर दे दिया है, हू बहू उठा कर दे दिया है, हू बहू, तो ये तर्क संगत नहीं। तो केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का कुछ लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग का प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि यह आप सबके लिए यूजफुल होगा। और फिर एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक ऐसा चैनल चला रहे हैं मंतोष कुमार यादव सर, और वो बीएड के लिए। और कुछ दिन के बाद मैं 11th और 12th इंग्लिश का भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस कोविड क्राइसिस के समय में लोग बंधे हुए हैं, तो क्यों ना हम इस डिजिटल जो मूवमेंट है इसका लाभ उठाएं और अपने आप को ब्रशअप करें, अपने आप को संवारें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।